नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित शर्मा। आप हैं मेरे साथ में IC38 का न्यू सिलेबस पर चर्चा करने के लिए। इस सेशन में हम लोग चैप्टर 3 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 का शीर्षक है बीमा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इस अध्याय में हम उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जिनके आधार पर बीमा की प्रणाली काम करती है। एक वर्ड है परम सद्भाव या अटमोस्ट गुड फेथ या यूबेरिमा फाइट्स। यह एक बीमा के अनुबंध की बुनियादी सिद्धांत है। इसका मतलब है कि जब हम बीमा करते हैं तो हमें सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को खोलकर बता देना चाहिए, चाहे वे जोखिम से जुड़े हों या नहीं। हमारा यह सकारात्मक दायित्व होता है कि हम अपनी जानकारी सही और पूरी तरह से उनको बताएं, भले ही उसका अनुरोध किया गया हो या नहीं। सभी व्यावसायिक अनुबंधों का मूल आधार सद्भाव पर होता है, ताकि हम जानकारी देते समय या लेन देन करते समय किसी धोखाधड़ी या जालसाजी का शिकार बनने से बच सके। यहाँ पर क्रेता सावधान या कैविएट इम्प्टर का नियम का पालन किया जाता है, जिसका अर्थ होता है खरीदार सतर्क है। कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टी से ही कॉन्ट्रैक्ट की विषय वस्तु की जांच की जाती है, जब तक एक पार्टी दूसरे पार्टी को भ्रमित नहीं करता है। यहां सवालों का जवाबों को विश्वसनीयता से दिया जाता है। बीमा अनुबंध एक अलग दस्तावेज है, क्योंकि उसमें अप्रत्याशित विषय वस्तु होती है और बीमा कंपनी इसे आसानी से नहीं जान सकती। यह विषय वस्तु से मतलब है कि किस चीज के लिए बीमा कराया जा रहा है। साथ ही कई ऐसे तत्व होते हैं जिनकी जानकारी सिर्फ प्रस्तावक के पास हो सकती है। अब आता है प्रस्तावक या प्रपोजर। उसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दे देना चाहता हूं। प्रस्तावक या प्रपोजर वह व्यक्ति या संस्था है जो बीमा कवरेज चाहता है और एक बीमा कंपनी को एक आवेदन या प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। चलिए साथियों, चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। बीमा कंपनी को पूरी तरह से प्रस्तावक पर भरोसा करना पड़ता है। बीमा धारक का कानूनी दायित्व होता है कि वह बीमा अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को बिना छिपाए सब कुछ बता दे। बीमा अनुबंधों में संबंध की सच्ची और पूर्ण जानकारी बीमा अनुबंध को सद्भावपूर्ण बनाता है। यदि किसी भी पक्ष के द्वारा परम सद्भाव, मेरा मतलब है कि ईमानदार व्यवहार का पालन नहीं किया जाता है, तो दूसरा पक्ष अनुबंध को रद्द कर सकता है। इसका मतलब है कि बीमा अनुबंध करते समय किसी को अपनी गलती से लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य उन जानकारियों को कहा जाता है जो बीमा कंपनी के अंडरराइटर के फैसले को प्रभावित करते हैं कि कौन सी जोखिम को स्वीकार किया जाएगा और कौन सी जोखिम को नहीं स्वीकार किया जाएगा। अंडरराइटर पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। वैसे मैं अगले चैप्टर में इस पर विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। अंडरराइटर वह व्यक्ति होता है जो जोखिमों का मूल्यांकन करता है और बीमा पॉलिसी को जारी करता है। यदि एक जोखिम को स्वीकार किया जाता है तो प्रीमियम की दर और नियम भी निर्धारित होते हैं। बीमा धारक का दायित्व होता है कि उन्हें सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरी तरह से और सही तरीके से खुलासा कर देना चाहिए। यदि कोई तथ्य नहीं बताया गया है और वो जरूरी है, तो इसका असर फिर कानूनी अदालत में हो सकता है। इन कुछ इंपॉर्टेंट बात, बीमा पॉलिसी लेते समय प्रस्तावक या प्रपोजर को कौन कौन से तथ्य को और कहां कहां खुलासा करना चाहिए, इस पर चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला, जीवन बीमा पॉलिसी लेते समय प्रस्तावक को अपनी उम्र, पेशा, चिकित्सा इतिहास, पारिवारिक रोगों का इतिहास, धूम्रपान एवं शराब पीने की आदतें, काम से अनुपस्थित रहना, शौक, पहले से मौजूद जीवन बीमा पॉलिसियों और वित्तीय जानकारी जैसे कारकों आदि के बारे में बता देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आग बीमा पॉलिसी लेते समय निर्माण या कंस्ट्रक्शन का बयान करना चाहिए। जोखिमों की जगह या परिस्थिति और भवन का उपयोग, भवन की उम्र, परिसर में मौजूद सामग्री की प्रकृति आदि के बारे में बता देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, सामुद्रिक बीमा पॉलिसी लेते समय सामानों का विवरण, पैकिंग की तरीका और परिवहन के माध्यम आदि के बारे में बता देना चाहिए। मोटर बीमा पॉलिसी लेते समय वाहन का विवरण, खरीद की तारीख एवं क्षेत्रीय पंजीकरण के बारे में उनको बता देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने से पहले मौजूदा बीमारी, दवाओं का उपयोग, उम्र आदि के बारे में बता देना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, मटेरियल फैक्ट्स दैट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, महत्वपूर्ण तथ्य जिसका खुलासा करना आवश्यक नहीं है। कुछ पॉइंट पर चर्चा करते हैं। पहला नंबर पॉइंट है, ऐसे उपाय जो जोखिमों को कम करने के लिए अपनाए गए हैं, जैसे अग्नि सामक की मौजूदगी,
दूसरा पॉइंट, ऐसे तथ्य जिसके बारे में बीमा धारक को पता ही नहीं है, जैसे किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की समस्या है लेकिन पॉलिसी लेने के समय उसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, तो उस पर ऐसे तथ्यों का खुलासा नहीं किया जा सकता है। तीसरा नंबर पॉइंट, ऐसे तथ्य जिन्हें उचित परिश्रम से पता लगाया जा सकता है। हर छोटे छोटे महत्वपूर्ण तत्व का खुलासा करना जरूरी नहीं होता है। यदि अंडरराइटर को इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो इसके बारे में प्रस्तावक या प्रपोजर को पूछताछ का जवाब देने के लिए सतर्क रहना चाहिए। उदाहरण के रूप में कपड़े की दुकान का बीमा करते समय खासकर यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि दुकान में मौजूद कुछ सिंथेटिक कपड़े में आग लगने का जोखिम है। नेक्स्ट आते हैं कानूनी मामले में। हर किसी से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे देश के कानून के बारे में पता है, जैसे विस्फोटक सामग्री रखने के बारे में नगरपालिका कानून आदि। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी जानकारी जिसके प्रति बीमा कंपनी उदासीन है या अधिक जानकारी की जरूरत को माफ कर देती है। ऐसे मामले में बीमा कंपनी बाद में इस आधार पर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है कि जवाब अधूरे थे। जीवन बीमा पॉलिसी स्वीकार हो जाने के बाद ऐसी किसी भी महत्वपूर्ण तत्व का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो पॉलिसी टर्म के दौरान हो सकता है। चलिए इसको आपको एक उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं जिसमें आपको मदद मिलेगी। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जिनका नाम राजन है, तो श्री राजन ने 15 साल के टर्म के लिए एक जीवन बीमा पॉलिसी लिए हैं। पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद श्री राजन को दिल की कोई समस्या हो जाती है और उन्हें दिल की सर्जरी करवानी पड़ती है, तो श्री राजन को इस तत्व का खुलासा बीमा कंपनी को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु नोट कीजिएगा, यदि श्री राजन ने अपनी पॉलिसी का समय पर रिन्यूअल प्रीमियम पेड नहीं किया है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और श्री राजन चाहते हैं कि उनकी पॉलिसी को पुनः सक्रिय या रिवाइव किया जाए, तो रिवाइवल करते समय उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह सभी महत्वपूर्ण और संबंधित जानकारी का खुलासा वो फिर से करें, जैसे कि एक नई पॉलिसी हो रही हो। यह जानकारी देने से उनको मदद मिलेगी। यदि आप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए नवीनीकरण के लिए जा रहे हैं तो आपको बीमा कंपनी को अपनी स्वास्थ्य की समस्या के बारे में बताना जरूरी है। यह जानकारी देने से आपको भविष्य में मदद मिलेगी। उसी प्रकार आगे बीमा पॉलिसी को रिन्यूअल करवाते समय आपको बीमा कंपनी को बताना होगा कि क्या इस इमारत के इस्तेमाल में कोई बदलाव हुआ है या नहीं। यह जानकारी देने से आपको मदद मिलेगी। और यदि नाव के लिए हल पॉलिसी का रिन्यूअल करवाने जा रहे हैं तो आपको बीमा कंपनी को यह बताना होगा कि नाव में अलग अलग प्रकार की सामग्री के परिवहन के लिए कोई बदलाव किया गया है या नहीं, जैसे कि दालों की जगह खतरनाक रसायन का परिवहन। यह जानकारी देने से आपको मदद मिलेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिचुएशन ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, तथ्यों का खुलासा न करने की परिस्थितियां। यदि कोई व्यक्ति बीमा कंपनी को अपनी बीमा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में नहीं बताता है तो उसके बाद उसके अधिकारों पर असर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति दोषी होता है। जब किसी तथ्य को जानबूझकर छिपाया जाता है तो उसे धोखा माना जाता है। इसका मतलब है कि कंपनी को आप भ्रमित करने के इरादा से आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मिस इंटरप्रेजेंटेशन, गलत बयानी। गलत बयानी का अर्थ है कि जब बीमा कंपनी और ग्राहकों के बीच अनुबंध के बारे में बातचीत होती है तो दिए गए बयान को प्रतिनिधित्व कहा जाता है। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि किसी तथ्य से जुड़े एक सही और विश्वसनीय बयान देना। यह उम्मीद की जाती है कि बयान सही होगा, इसलिए विश्वास और अपेक्षा से जुड़े बयान देने चाहिए। गलत बयानी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनोसेंट मिस इंटरप्रेजेंटेशन, निर्दोष गलत बयानी। निर्दोष गलत बयानी का मतलब है कि ऐसे गलत बयान जो किसी को धोखा देने से इरादे से नहीं किया गया है पर फिर भी गलत बयान दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉडुलेंट मिस इंटरप्रेजेंटेशन, धोखाधड़ी वाली गलत बयानी। धोखाधड़ी वाली गलत बयानी का मतलब होता है कि ऐसे बयान जो बीमा कंपनी को धोखा देने के इरादे से या सच्चाई को जाने बिना लापरवाही से दिए जाते हैं। एक बीमा अनुबंध आमतौर पर अमान्य तब हो जाता है जब तथ्यों को जानबूझ करके छिपाया जाता है या जब धोखाधड़ी वाली गलत बयानी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉड, धोखाधड़ी या जालसाजी। धोखाधड़ी एक बीमा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि बीमा कंपनी को धोखा देने या जालसाजी करके बीमा पॉलिसी जारी करने के इरादे से कार्रवाई की गई है।
इंश्योरेंस एक्ट 1938 के संशोधन मार्च 2015 में जो संशोधन किया गया था, धारा 45(2) के तहत धोखाधड़ी को परिभाषित किया गया है, जो उन स्थितियों के बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनके तहत धोखाधड़ी का कारण किसी पॉलिसी पर सवाल उठाया जा सकता है। नए प्रावधान इस प्रकार से हैं। इसके अनुसार बीमा कंपनी 3 साल के भीतर, उसके बाद नहीं, बीमा पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर सवाल उठा सकती है। पहला नंबर पॉइंट, पॉलिसी जारी करने की तारीख से 3 साल के भीतर, उसके बाद नहीं, बीमा पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर बीमा कंपनी सवाल उठा सकती है। दूसरा, जोखिम शुरू होने की तारीख से 3 साल के भीतर, उसके बाद नहीं, बीमा पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर सवाल उठाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिसी को पुनर्जीवित मतलब रिवाइवल करते समय, रिवाइवल करने की तारीख से या पॉलिसी में राइडर जोड़े जाने की तारीख से जो बाद में हुआ हो, उससे 3 साल के भीतर, उसके बाद नहीं, बीमा पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर सवाल उठाया जा सकता है। यदि बीमा कंपनी को इस प्रकार की सवाल उठाती है तो उन्हें लिखित रूप में उन कारणों के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है जिनके आधार पर ऐसा सवाल उठाया गया है। इसके लिए पॉलिसी होल्डर या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी या एसाइनी को बताना जरूरी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बीमा योग्य हित या बीमा अधिकार, जैसे आम भाषा में बोला जा सकता है, बीमा योग्य हित एक महत्वपूर्ण अंश है जो हर बीमा पॉलिसी में शामिल होता है और इसे बीमा करने के लिए कानूनी शर्त भी माना जाता है। बीमा योग्य हित के 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला, बीमा की जा सकने वाली कोई संपत्ति, अधिकार, हित, जीवन या संभावित देयता होनी चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट, यह संपत्ति, अधिकार, हित, जीवन या संभावित देयता बीमा कराने योग्य होनी चाहिए। बीमा करने वाले व्यक्ति की उस संपत्ति, अधिकार, हित या जीवन के साथ ऐसे कानूनी संबंध होनी चाहिए जिससे उसे संपत्ति, अधिकार, हित एवं जीवन की सुरक्षा या देयता से मुक्ति मिल सके। इस आधार पर किसी भी नुकसान, क्षति, चोट या देयता के पास वित्तीय नुकसान की संभावना होती है। या दूसरे शब्दों में कहें, बीमा योग्य हित या बीमा अधिकार का मतलब होता है कि बीमा कराने वाला को बीमा करने वाले वस्तु या व्यक्ति से हानि या नुकसान की वास्तविक खतरा हो। बीमा अधिकार के बिना बीमा करवाने वाले तो बीमा कवरेज नहीं मिलता है। जैसे कि घर के बीमा कराने पर घर के मालिक को बीमा अधिकार होता है क्योंकि उन्हें घर में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मदद मिल सकती है। इसी तरह से जीवन बीमा में भी बीमा कराने वाले के खतरे से नुकसान होने की संभावना होना जरूरी होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गैम्बलिंग एंड इंश्योरेंस, जुआ और बीमा। जुआ और बीमा में एक अंतर होता है। जुआ एक खेल है जहां व्यक्ति जीत सकता है या हार सकता है, जबकि बीमा का एक ही परिणाम होता है, वह है नुकसान। मान लीजिए कि मकान का मालिक एक बीमा लेता है ताकि उसे किसी न किसी तरह से होने वाले नुकसान का भरपाई मिल सके। इसका मतलब है कि यदि कोई दुर्घटना होती है और मकान में आग लगती है तो उसे बीमा कंपनी द्वारा नुकसान की राशि दी जाती है। दूसरे शब्दों में, बीमा योग्य हित वह हित है जो बीमा धारक के पास उस वस्तु में होता है जिसे उन्होंने बीमा कराया है। बीमा योग्य हित एक बीमा अनुबंध को मान्य और कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम पटेल जी है। तो मिस्टर पटेल एक मकान के मालिक हैं जिन्होंने बैंक से 15 लाख रुपए का एक बंधक ऋण लिया हुआ है। उन्होंने 12 लाख रुपए तक का जो ऋण है उन्होंने चुका दिया है और बैंक का ब्याज केवल शेष 3 लाख रुपए के लिए ही है, बचा हुआ है। इस तरह ऋण की बकाया राशि के लिए मकान में बैंक का भी कोई वित्तीय रूप से बीमा योग्य हित होगा और बैंक इसे पुष्टि करेगा कि इसमें सह बीमा धारक के रूप में उन्हें शामिल किया जाए। आइए हम कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं। क्या मकान में उनका मतलब कि मिस्टर पटेल का बीमा योग्य हित है? ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि मिस्टर पटेल की मृत्यु लोन की रीपेमेंट करने से पहले यदि हो जाती है तो बैंक उनके परिवार से लोन की बकाया राशि वसूल करेगी और यदि उनका बीमा हुआ रहता है तो लोन की बकाया राशि बैंक इंश्योरेंस कंपनी से वसूल करेगी। दूसरा सवाल, क्या मकान में बैंक का बीमा योग्य हित है?
बिल्कुल है, क्योंकि मिस्टर पटेल की मृत्यु लोन के रिपेमेंट करने से पहले यदि हो जाती है तो बैंक ज्यादा आसानी से इंश्योरेंस कंपनी से लोन की बकाया राशि प्राप्त कर सकता है और इससे बैंक की छवि पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह सिर्फ तभी संभव होता है जब बीमा धारक को संपत्ति में बीमा करने का कोई कानूनी अधिकार होता है। यदि बीमा धारक के पास संपत्ति में कोई हित होता है तो उसे संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो वह बीमा करा सकता है। ठीक से समझे तो बीमा पॉलिसी वास्तव में संपत्ति को नहीं बल्कि बीमा धारक के वित्तीय हक को कवर करती है। इसका मतलब है कि यदि किसी संपत्ति में कोई हानि होती है तो बीमा धारक को आर्थिक सहायता मिलेगी ताकि वह अपनी हानि की क्षति को संशोधित कर सके। ठीक है, अब आते हैं बीमा योग्य हित के महत्व। जीवन बीमा में देखते हैं, बीमा लेने से पहले बीमा योग्य हित होना चाहिए। साधारण बीमा में, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में, बीमा लेने और दावा करते समय दोनों में बीमा योग्य हित को होना चाहिए। कुछ अपवाद इसके हो सकते हैं। दूसरा, आग और दुर्घटना बीमा में पॉलिसी खरीदने और नुकसान के समय दोनों में बीमा योग्य हित होना चाहिए। स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में प्रस्तावक के अलावा परिवार का भी बीमा कर सकता है। ऐसा करने से परिवार के दुर्घटना या अस्पताल में भर्ती होने के कारण प्रस्तावक को आर्थिक मदद मिलती है। समुद्री कार्गो बीमा में सिर्फ नुकसान के समय बीमा योग्य हित होना चाहिए, क्योंकि लागत का भुगतान करने पर सामान का मालिकाना हक दूसरे व्यक्ति को मिलता है। यह सामान परिवहन के दौरान हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रॉक्सिमेट क्लॉज, आसन्न कारण। आसन्न कारण बीमा का मतलब है कि जब नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसके कारण को जांचती है और अगर नुकसान किसी बीमा कवर के अंतर्गत आता है तो बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करती है। जब नुकसान होता है तो बीमा कंपनी नुकसान की घटनाओं की श्रृंखला को ध्यान में रखती है और उसे मुख्य कारण को जानने की कोशिश करती है। यह जरूरी नहीं होता है कि नुकसान होने वाली घटना का आखिरी कारण हो, अर्थात नुकसान से पहले वाली घटना हो, लेकिन बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करती है अगर नुकसान किसी बीमा के कवर के अंतर्गत आता है। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। एक सिनेरियो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम मिस्टर पिंटो है, वो घोड़े की सवारी कर रहे थे, लेकिन वे जमीन पर गिर पड़े और उनका पैर टूट गया। वे बहुत समय तक नीची माने गीली जमीन पर पड़े रहते हैं। फिर उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। गीली जमीन पर पड़े रहने के कारण उन्हें बुखार हुआ जो निमोनिया में बदल गया और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि निमोनिया एक संभावित कारण हो सकता है, वास्तविकता में दुर्घटना से गिर जाने को संभावित कारण माना गया और उन्हें इसका दावा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत किया गया। कुछ ऐसे हानिकारक नुकसान हो सकते हैं जिसके कारण बीमा कंपनी को आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें आग से हुई दुर्घटना का सीधा कारण नहीं माना जा सकता है। आमतौर पर इन नुकसानों का मुआवजा भरपाई पारंपरिक रूप से बिजनेस के माध्यम से आग बीमा पॉलिसी के तहत की जाती है। ऐसे कुछ नुकसानों का उदाहरण के साथ हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए, नंबर 1, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की गई पानी के कारण संपत्ति में हुई क्षति या नुकसान, यह आसन्न कारण है। ठीक है, फायर ब्रिगेड द्वारा अपनी ड्यूटी निभाते वक्त संपत्ति को किया गया नुकसान। ठीक है, किसी जलती हुई इमारत से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने के कारण संपत्ति में हुई क्षति। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति। इंपॉर्टेंट है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नॉन लाइफ इंश्योरेंस माने गैर जीवन बीमा पॉलिसी पर यह लागू होता है। इसका मतलब है कि पॉलिसी धारक जो नुकसान उठाता है उसे इस तरह क्षतिपूर्ति किया जाता है कि वो वापस उसी वित्तीय स्थिति में वापस आ जाए जो नुकसान के पहले वाली घटना से वो पहले था। बीमा अनुबंध यह गारंटी देता है कि बीमा धारक को नुकसान की मात्रा तक क्षतिपूर्ति या मुआवजा दिया जाएगा जो उसकी अधिक ना हो। इसके पीछे का सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को अपनी संपत्तियों का बीमा करने में कोई मुनाफा नहीं होना चाहिए और नुकसान को अधिक भरपाई नहीं होना चाहिए। बीमा कंपनी नुकसान के आर्थिक मूल्य का आकलन करेगी और उसी के अनुसार उसको मुआवजा देती है। उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम राम है। राम ने 10 लाख रुपए मूल्य के अपने मकान का एक बीमा करवाया। आग लगने के कारण उसे 70,000 रुपए का अनुमानित नुकसान उठाना पड़ा। बीमा कंपनी उन्हें सिर्फ 70,000 रुपए की रकम भुगतान करेगी। बीमा धारक इससे अधिक की रकम के दावा नहीं कर सकते। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीड वैल्यू, सहमत मूल्य।
सहमत मूल्य के ऐसा मूल्य है जिसे कुछ मामलों में आसानी से अनुमान नहीं किया जा सकता है। इसका उदाहरण है पारिवारिक विरासत या कलाकृति का मूल्य का हो सकता है। इस प्रकार के मामले में बीमा कंपनी और बीमा धारक पहले इस मूल्य पर ही सहमत हो जाते हैं और पूर्ण नुकसान होने के मामले में बीमा कंपनी पॉलिसी के सहमत मूल्य भुगतान कर देती है। इसे सहमत मूल्य पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट अल्प बीमा, अंडर इंश्योरेंस। अल्प बीमा का मतलब है कि संपत्ति के पूरे मूल्य के बदले केवल एक निश्चित राशि के लिए ही बीमा हुआ है। इस स्थिति में यदि नुकसान होता है तो बीमा धारक को सिर्फ बीमा की राशि के अनुपात में ही क्षतिपूर्ति मिलेगी। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति राम है, राम ने 10 लाख रुपए के मकान के लिए अब सिर्फ 5 लाख रुपए का ही बीमा करवाया है या 50% का बीमा करवाया है। तो आग लगने के कारण 60,000 रुपए का टोटल नुकसान होता है। तो राम को सिर्फ 50% माने 60,000 का 50% 30,000 रुपया ही वो दावा कर सकते हैं। ठीक है, गैर जीवन बीमा के ज्यादातर प्रकारों में संपत्ति और देयता के लिए बीमा होता है जिससे नुकसान की वास्तविक राशि का सीमा तक क्षतिपूर्ति होती है। इसका मतलब है कि नुकसान होने पर बीमा धारक को नुकसान की वास्तविक राशि ही मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सबरोगेशन, प्रस्थापन। प्रस्थापन का अर्थ होता है कि बीमा कंपनी को विषय वस्तु के सभी अधिकारों और उपायों को ट्रांसफर करना। माने आप जो है बीमा कंपनी को सारे अधिकार को ट्रांसफर कर दिए। यदि बीमा धारक नुकसान उठाता है और बीमा कंपनी ने नुकसान की भरपाई कर दी है तो उस नुकसान के लिए बीमा कंपनी को मुआवजा मिलता है। यह रकम भुगतान की गई रकम तक ही सीमित रहती है। सबरोगेशन बीमा कंपनी को पॉलिसी धारक द्वारा भुगतान की गई राशि के तीसरे पक्ष से वसूल करने की एक प्रक्रिया है। यह बीमा धारक द्वारा तीसरे पक्ष के विरुद्ध भुगतान किए जाने वाले दावों के अधिकार को समर्पित करता है। उदाहरण से समझते हैं, आप आशा करता हूं आप समझ पाएंगे। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम किशोर है। किशोर अपने घर कहीं वो शिफ्ट दूसरे जगह कर रहे हैं। ठीक, तो अपने घर के सारे सामानों को एक परिवहन कंपनी सिल्वेन ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसके द्वारा किया जा रहा है। ड्राइवर की लापरवाही के कारण 45,000 रुपए तक के सामान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बीमा कंपनी ने मिस्टर किशोर को 30,000 रुपए तक की रकम का भुगतान किया। बीमा कंपनी ने सिर्फ 30,000 रुपए का ही सीमा तक ही प्रस्थापन किया है और वह उस रकम को सिल्वेन ट्रांसपोर्ट से वो प्राप्त करती है। ठीक है, यदि इस मामले में दूसरा सिनेरियो देखते हैं, यदि इस मामले में मुकदमा दायर किया जाता है और अदालत मिस्टर किशोर को मुआवजे के तौर पर सिल्वेन ट्रांसपोर्ट को 35,000 रुपये भुगतान करने का निर्देश देती है। मतलब कि पहले 30,000 था, अब मान लीजिएगा अब 35,000 रुपया है, तो माफ कीजिएगा। तो मिस्टर किशोर प्रस्थापन क्लॉज के तहत बीमा कंपनी को 30,000 रुपये की ही दावा राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और वह 5,000 रुपया बाकी रकम कंपनी अपने पास रख सकती है। मगर नोट कीजिएगा, प्रस्थापन क्लॉज जीवन बीमा कंपनी या व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी जैसे लाभ पॉलिसियों के विरुद्ध यह काम नहीं करता है। सिर्फ ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस में ही काम करता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुरेश। तो मिस्टर सुरेश की मृत्यु विमान दुर्घटना में मान लेते हैं हो जाती है, तो उनके परिवार उस बीमा कंपनी से 50 लाख रुपए की पूरी बीमा राशि प्राप्त करने के हकदार है जिसने एक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी जारी की है। साथ ही परिवार को एयरलाइंस द्वारा 15 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। मतलब उनको टोटल 65 लाख रुपया वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट, कंट्रीब्यूशन, योगदान। योगदान का अर्थ है कि एक ही संपत्ति के बीमा को अलग अलग बीमा कंपनियों के साथ किया जाने पर नुकसान का भुगतान वास्तविक नुकसान की राशि से अधिक नहीं हो सकता। पॉलिसी धारक सिर्फ उस राशि का दावा कर सकते हैं जिसका उन्होंने बीमा अलग अलग बीमा कंपनियों से उन्होंने करवाया हुआ है। उदाहरण से समझते हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्रीनिवास। तो श्रीनिवास ने अपने मकान में 2 बीमा कंपनियों से आग बीमा पॉलिसी ली है और दोनों के साथ उन्होंने 12-12 लाख रुपए का पूरे मूल्य का एक बीमा करवाया हुआ है। मान लेते हैं कि यदि मकान में आग लग जाती है तो इसके कारण उनको 3 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, तो वह प्रत्येक बीमा कंपनी से 1.5 लाख रुपए तक के रकम का वो दावा कर सकते हैं। ठीक है, योगदान का सिद्धांत सिर्फ क्षतिपूर्ति पॉलिसियों पर ही लागू होता है। जीवन बीमा के मामले में यह सिद्धांत लागू नहीं हो रहा है। ठीक है,
और अंत में साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सुखद लगा होगा। तो कृपया जरूरतमंदों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सुझाव, प्रश्न या टिप्पणी है तो बेझिझक उसे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।